जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग ने नायक बैच के दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है, और कैसे होता है उसके नियम के बारे में पढ़ा था। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। लेकिन अब आज हम लोग तीसरे लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं कि दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, कि दर्पण होता क्या है। ठीक है, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जानेंगे, दर्पण क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने हमारी लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मेरे साथियों, बिना देर करते हुए हम ये बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, साफ क्लियर सुनाई दे रही है। अगर दे रही है तो कमेंट बॉक्स में एक फायर इमोजी के साथ हमें बता दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का क्लास। आज की क्लास में हम जानेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है, क्या दर्पण के बारे में हम जानेंगे कि दर्पण होता क्या है। ठीक है, जैसा कि ये आपका दर्पण हमने हेडिंग डाल रखा है, तो दर्पण होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम ले लेते हैं क्या, एक कांच का गोल टुकड़ा। ठीक है, कांच का हम एक गोल टुकड़ा लेंगे, जैसा कि हमने ले लिया। चलिए भैया, हमने ले लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस कांच के गोल टुकड़े को हम बीच से काट लेंगे। क्या करेंगे, अब हम इसे बीच से काट लेंगे। जब काटेंगे तो इसका दो भाग हमें प्राप्त हो रहा है। कौन कौन सा भाग, ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। ठीक है, दो भाग प्राप्त हो रहा है। अब ये अभी कांच का टुकड़ा ही है, अभी इसे आप दर्पण नहीं कह सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, तो इसमें हम लाल ऑक्साइड यानी कि कलाई कर देंगे, यानी कि इसके पीछे हम पॉलिश कर देंगे लाल ऑक्साइड का। ठीक है, इसके हमने पीछे कर दिया। ठीक है, अब ये उभरे हुए तल पे हमने पॉलिश किया, तो आप पूछोगे ये बात कि सर आपने उभरे हुए तल पे ही क्यों किए। ठीक है, तो चलिए भैया, आपकी वो भी टेंशन को दूर करते हैं। यहाँ पे हमने उभरे हुए किए तो इधर अंदर जो धंसा हुआ है इस तल पे हम पॉलिश कर देते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, इस तल पे हमने पॉलिश कर दिया। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि ये जो आपका ये अब आपका पॉलिश अगर हम कर दिए तो ये आपका हो गया दर्पण। ठीक है, ये क्या हो गया, दर्पण। अब ये कौन सा दर्पण होगा, तो ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। ध्यान से दीजिएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। और ये देखिए आपका उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो अब देखिए कि आपका जो दर्पण होगा उसका सटीक परिभाषा क्या है। अभी हमने आपसे बताया कि हमने कांच का एक गोला लिया, उसको दो भागों में काट दिया, उससे हमने उसके मतलब कि एक तरफ हमने पॉलिश कर दी। किसकी पॉलिश कर दी, तो हमने लाल ऑक्साइड मिलाया। ठीक है, ये अवतल और उत्तल दर्पण क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब देखिए यहाँ से की बात आएगी कि सर दर्पण है क्या, तो इसकी सटीक परिभाषा होगी, यदि किसी चिकनी पारदर्शी माध्यम तल के पृष्ठ पर कलाई अथवा लाल ऑक्साइड, कलाई भी होता है और इसका दूसरा नाम होता है लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड का लेप करके, एक मिनट, लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो वह निकाय दर्पण कहलाता है। यानी कि हमने क्या बताया, कोई चिकना तल ले लिया। ठीक है, मान चलिए ये आपका ये तल ले लिया, तो इसके एक दूसरे पृष्ठ पे हमने क्या किया, कलाई कर दी, यानी कि लेप लगा दी, किसकी, लाल ऑक्साइड की, पॉलिश हमने कर दिया। तो ये आपका क्या है, समतल दर्पण। ये आपका मतलब कि समान रहे। ठीक है, मान चलिए आप ऐसे बना लीजिए, एक तरफ हमने पॉलिश कर दी, तो ये समतल दर्पण आपका हो गया, समान हो गया। अब इसमें आप क्या अपना चेहरा देखोगे मेरे साथी, तो आपको दिखाई देगा। जैसा कि आप लोग सोचिए कि आप जब नहा के कंघी करने जाते हैं तो अपना चेहरा किस में देखते हैं, एक दर्पण में। ठीक है, वो दर्पण होता है, कैसे दिखाई देता है, वो एक चिकना तल होता है मेरे साथी। वो एक क्या होता है, चिकना तल होता है, उसमें उसके पीछे आपने देखा होगा एक पॉलिश होती है। उस पॉलिश को हम क्या, नाम क्या होता है, उस पॉलिश का नाम होता है लाल ऑक्साइड, जिसको चांदी का पॉलिश भी कहते हैं। ठीक है, और कलाई कर देना, तभी तो आप अपने चेहरे को देख पाते हो। ठीक है, ये बात समझ में आई कि क्या करना चाहिए, कि यदि किसी चिकनी पारदर्शी माध्यम तल पृष्ठ पर कलाई कर दिया जाए तो उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो वह निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। यहाँ तक समझ में आई मेरे साथी, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। आगे बात आती है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार, दर्पण के आकृति के अनुसार दर्पण को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में मेरे साथी, दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा दर्पण, पहला है आपका समतल दर्पण, दूसरा है आपका गोलीय दर्पण। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो गोलीय दर्पण देख रहे हैं, ये गोलीय दर्पण भी दो टाइप के होते हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं। जब ध्यान से देखिएगा कौन कौन से हैं, तो पहला आपका हो जाएगा अवतल। इस गोलीय दर्पण में आता है अवतल दर्पण। ठीक है मेरे साथी, अवतल दर्पण, और दूसरा आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और समतल दर्पण, तो समतल दर्पण आपका एक समान शीशा होता है। जैसा कि हमने समतल दर्पण का चित्र, जैसे इस पे एक कोई चिकना तल है और इस पे हमने पीछे भाग में क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये आपके समतल दर्पण हो गए। और गोलीय दर्पण रही बात, तो गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक अवतल दर्पण हो जाएगा और दूसरा उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो आइए आप समझते हैं कि आखिर गोलीय दर्पण है क्या। ठीक है मेरे साथी, कि गोलीय दर्पण है क्या। तो यहाँ देखिए गोलीय दर्पण, जैसा कि हमने हेडिंग भी डाल रखा है, तो यदि किसी कांच के खोखले
गोले को काटकर उसके पृष्ठ पर चांदी का पॉलिश या कलाई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसा अभी मैंने बताया आपको कि हमने क्या लिया था, सबसे पहले हमने सबसे पहले लिया था एक गोला और जिसके बीच से हमने उसको काट दिया था। काटने के बाद जो हमने क्या किया था, इसके उभरे और ना उभरे दोनों तरफ से पॉलिश कर दिया था तो हमें दर्पण प्राप्त हुआ। तो गोलीय दर्पण भी एक कांच का ऐसा खोखला गोला होता है जिसको हम काट के उस पर चांदी की पॉलिश या कलाई कर देते हैं तो हमें जो दर्पण प्राप्त होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए यहीं पे मेरे साथी कि गोलीय दर्पण यानी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो गोलीय दर्पण हमने अभी बताया कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब बात आती है सर अवतल दर्पण क्या होता है, यही तो आप कहोगे। तो अवतल दर्पण पर ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण क्या होता है? यहाँ पे पहला हेडिंग आपका अवतल दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर दबा होता है अथवा परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब कैसे सर, कैसे? देखिए सर अभी हमने आपको बताया कि एक ये तल है, ये क्या है, इधर से देखिए तो आप अंदर की तरफ क्या धंसा हुआ है और यहीं पर हमने क्या किया था, पॉलिश कर दिया था। ठीक, यहीं पर हम पॉलिश कर दिए और इधर से अपना चेहरा हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके, सॉरी ये तो आपका उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये तो आपका उत्तल दर्पण है, लेकिन अवतल बात है। अवतल ये रहा आपका अवतल। क्या है? गोलीय दर्पण का जिस परावर्तक पृष्ठ के अंदर दबा हुआ भाग होता है। यानी कि ये देखिए, आप यहाँ से देखिए तो आपके ये भाग दबे हुए नजर आएंगे और इसके उभरे हुए तल पर हमने पॉलिश कर दिया मेरे साथी। तो ये आपके क्या हो गए, अवतल दर्पण। और सेम इसके अपोजिट उत्तल दर्पण हमने आपको बताया था, जैसा अभी मैंने बताया। तो उसका भी परिभाषा देख लीजिए मेरे साथी। उसका परिभाषा होगा उत्तल दर्पण का कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। परावर्तक पृष्ठ यानी पीछे का, ठीक है, ये उभरा हुआ दिख रहा है आपको और ये क्या हो रहा है, धंसा हुआ दिख रहा है। अथवा परावर्तक उभरे हुए पृष्ठ को उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें क्या होगा कि इधर अंदर की तरफ हमने पॉलिश कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपके उत्तल दर्पण है। समझ में आई मेरे साथ? यहाँ तक समझ में आई? ये क्या अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कर दीजिए। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है मेरे साथी कि जो मैं बता रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर मैं कोई चीज़ नहीं समझा पा रहा हूँ तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आप इसे और अच्छे से समझाइए, ताकि मैं और अच्छे बेहतर ढंग से आपको पढ़ाने का प्रयास करूँ मेरे साथी। तो चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए बिना देर करते हुए और आगे बढ़ते हैं। हमारा अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, क्या है, दर्पण का ध्रुव क्या है? तो जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या है कि दर्पण के बीच का बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे पी से लिखते हैं। ठीक है, मान चलिए हम कोई भी दर्पण, यहाँ पे एक मिनट, कोई भी दर्पण ले लेते हैं, पूरा हम गोला ही ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कटा हुआ भाग है और ये आप मान चलिए दर्पण हमने ले लिया, इस पिछले पर पॉलिश हमने कर दिया और इसके बीच जो है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको एक मिनट बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो बिंदु आपको दिख रही है मेरे साथी, जो बिंदु आपकी दिख रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। और इसे किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं मेरे साथी। कोई दिक्कत तो नहीं, क्या दिक्कत है इसमें? दर्पण के बीच की बिंदु जो होती है, दर्पण के बीचों बीच जो चीज़ बनी, जो बिंदु होती है उसे दर्पण को ध्रुव कहते हैं। बस सिंपल लॉजिक है। चलिए और आगे देखते हैं आपका अगला क्या होगा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? देखिए वक्रता केंद्र जो होता है दर्पण की जिस कांच का खोखला गोला होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने ये गोला ले लिया। ठीक है, गोला लेने के बाद हमने क्या किया, गोला लिया, उसके बाद से यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमने एक बिंदु लगा दिया जी, हमने लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने दर्पण बना लिया पीछे पॉलिश करके, जी हाँ हमने बना लिया। अब यहाँ से एक ये गया, तो अभी आप मुख्य अक्ष के बारे में जानेंगे। तो ये भी आपका ये जो डंडी हमने खींचा, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष है। यहाँ पे क्या है आपके मेरे साथी, ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ये दर्पण का ध्रुव हो गया, पी जिसको लिखते हैं पी से। ठीक है, ये बीचों बीच, और यहाँ से जो आपने खोखला गोला लिया था, इसके बीच में जो सबसे बीच सेंटर पॉइंट पे आपका जो गोला दिख रहा है, इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी केंद्र मतलब बीचों बीच। ठीक है, तो क्या लिखा है कि खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से लिखते हैं। इसको हम किसे लिखते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कोई समझने में तो दिक्कत नहीं है मेरे साथी, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो उसको भी हम इस गोले के माध्यम से ही समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, दर्पण जिस कांच में खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो बीच यहाँ जो सेंटर था, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका ध्रुव था, ठीक है, ये ध्रुव, इसके बीच की जो दूरी होगी मेरे साथी, वो होगा आपका वक्रता त्रिज्या, जिसको आप कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और आपको पता है ये दर्पण है। ठीक है, ये पॉलिश है, ये कांच का भाग है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, और यहाँ इस बिंदु से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, आपका वक्रता त्रिज्या होगा। जैसा कि लिखा है कि दर्पण के कांच की खोखले गोले का भाग होता है गोले की त्रिज्या। ठीक है, क्या, गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया मेरे साथी? इस सेशन को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी मदद हो सके। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अब बात आती है मुख्य अक्ष। जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि मुख्य अक्ष जो होता है मेरे साथी, ये बीचों बीच में एक डंडी नुमा होता है। जैसे कि जो हमने ये डंडी खींची, यही डंडी आपका क्या है, ये डंडी आपका मुख्य, समझ जाइएगा, मुख्य अक्ष होता है। क्या लिखा है, दर्पण की ध्रुव
ठीक है। क्या दर्पण की ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये दर्पण का ध्रुव कहाँ है मेरे साथी, ये रहा दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र ये रहा, ठीक है। जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। इसे x या x1 से लिखते हैं। ये आपका x हो गया और ये आपका x1 हो गया। इतनी बात समझ में आई। देखिए एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं, हर एक जितने भी पॉइंट आपको बताएंगे एकदम बेसिक है ये। अगर आपको ये क्लास ने आपने देखा तो इसमें आपको कहीं भी अब जाने की भटकने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से देख लिया तो इतना बेहतर ढंग से मैं पढ़ाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ मेरे साथी। आप सब हमारा साथ दीजिए, मैं भी आपके साथ हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे साथी। दर्पण का द्वारक क्या है, सिंपल लॉजिक है, सभी जानते होंगे मेरे साथी कि दर्पण का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आएगी कि दर्पण का द्वारक, जैसा कि हमने गोला लिया था मेरे साथी, क्या लिया था, गोला लिया था और उस गोले को बीच से काट दिया था, ठीक है। और बीच से काटा था जब, तो एक बात ध्यान रखना, जब हमने बीच से काटा था तो यहाँ से लेकर के, पहले तो ये आप पॉलिश कर लीजिए, ठीक है, ये आपने पॉलिश कर ली। यहाँ से लेकर के, इस बिंदु से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है, ठीक है, यहाँ तक की जो दूरी होती है वो, जैसे ये आपका अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया, तो इसी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं, जिसको आप व्यास कहते हो, ठीक है। ये आपका जो व्यास है, तो दर्पण का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे हम किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं। यहाँ तक की कोई नहीं दिक्कत सर, ये तो बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब देखते हैं अगली हेडिंग क्या है, मुख्य फोकस, ठीक है। तो मुख्य फोकस जरा ध्यान से मेरे साथी समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुख्य फोकस क्या है, ठीक है। मुख्य फोकस, उसको हम लोग पहले समझेंगे। जैसे हम अवतल दर्पण पहले बना लेते हैं मेरे साथी, ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये आपका मुख्य अक्ष और ये आपका दर्पण का ध्रुव P, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये जो आपका भाग दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपका भाग दिख रहा है मेरे साथी, ये जो आपका भाग दिख रहा है वो इस तरफ की ओर क्या है, झुका हुआ है। ये भी इस तरफ की ओर झुका हुआ है मेरे साथी। तो अब देखिए यहाँ से जब किरण आएगी, किरण अगर आएगी तो यहाँ टकराएगी और टकरा के एक स्थान से यहाँ चली आएगी, ठीक है। यहाँ से भी एक किरण आएगी, यहाँ टकराएगी, इसी स्थान से मुड़ जाएगी, फिर यहाँ से टकराएगी एक किरण, फिर यहीं पर मिल जाएगी, और फिर यहाँ से कोई किरण आएगी, यहाँ टकरा के यहीं पर मिल जाएगी। यहाँ मिलने की जो प्रक्रिया हो रही है, जहाँ पर मिल रहा है मेरे साथी, यहाँ जो मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो मिल रहा है, इसी को हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या फोकस, इसे F से लिखते हैं, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे लिखा है क्या कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण यहाँ पे होगा जिस, ये गलत हुआ, जिस बिंदु से गुजरती है, ठीक है, गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पे जो आई वो टकरा के किधर जाएगी भैया, जब वो दर्पण से टकरा रही है तो उसका कहीं ना कहीं प्रकाश बनेगा। अब यहाँ पे हम इसी के साथ में हम एक चीज़ और ले रहे हैं, उत्तल दर्पण ले लें यहाँ पे मेरे साथी, ठीक है। उत्तल दर्पण अगर ले लें तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये मुख्य अक्ष, यहाँ पे पॉलिश रहेगा मेरे साथी, ये आपका उत्तल दर्पण है, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो भाग दिख रहे हैं, ये भाग जो है वो उभरे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये टकरा के, मतलब कि इधर से अगर हम किरण डालेंगे तो इधर से डालेंगे तो अगर तो इधर आएगी किरण, ठीक है, इधर से किरण डालें तो इधर आएगी। लेकिन अब क्या होगा मेरे साथी, जब हम किरण इधर से डालेंगे तो ये टकरा के यहाँ जाएगी, इधर चली जाएगी, फिर यहाँ से जो किरण आएगी ये टकरा के इधर चली जाएगी। इधर क्यों, क्योंकि ये कहीं भी जा सकती है, छितरा हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रतीत होता होगा आप सभी को, यहाँ से जो आपका फोकस बनेगा, यहाँ से ये यहाँ पे बनेगा, ये प्रतीत होता है। इसलिए हमने एक चीज़ लिखाई कि गुजरती हुई प्रतीत होती है। अगर आप यहाँ से देखोगे इसे तो आप क्या कहोगे, ये कहीं इधर से किरण आ रही है, तो यहाँ पे इसका आपका फोकस बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका फोकस बनेगा। मेरे साथी, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं अपने कॉलेज में होने के कारण, मेरे पास सुविधा ना होने के कारण, मैं अपने फ़ोन के माध्यम से अंगुलियों से लिखने का प्रयास करता हूँ मेरे साथी, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी मुझे समझने का प्रयास करेंगे कि एक अध्यापक को एक छोटी सी फ़ोन में अंगुलियों के माध्यम से पढ़ाना कितना मुश्किल काम है। फिर भी मैं आप सभी के लिए ये कर रहा हूँ, ले आ रहा हूँ नए नए टॉपिक, एकदम बेसिक से बेसिक। इधर आपकी सिलेबस भी मुझे देखनी है और मुझे अपनी भी सिलेबस देखनी पड़ती है मेरे साथी। तो इतना मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है मेरे साथी। आप सब मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपके साथ हूँ, ठीक है। मुख्य फोकस समझ में आई मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग आपका क्या होने वाला है, फोकस दूरी क्या है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है सर। क्या सिंपल है, जो आप जानते हो कि फोकस दूरी जो है, यहाँ अभी आपने जो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष बनाया और मुख्य किरण इधर आई, यहाँ से जो लटकी, ठीक है, किरण यहाँ गई, यहाँ से जो टकराई, यहाँ तो आपका F बना, ठीक है, फोकस बना। और इस फोकस से मेरे साथी ये जो दूरी होती है वो, यानी कि जो ध्रुव P फोकस से दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ जैसे हमने लिखा है कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से लिखते हैं, फोकस दूरी को F से लिखते हैं मेरे साथी। इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट, कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए मुझे। नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे साथी। अब आती है प्रकाश किरण, ठीक है। प्रकाश किरण क्या है, तो देखिए कि प्रकाश किरण है क्या, कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तब प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं मेरे साथी, प्रकाश किरण कहते हैं। तथा इसके समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। ये कुंज नहीं, पुंज कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे साथी, तो एक यहाँ पे, 1 मिनट वो भी देख लेते हैं। पहला आपका आ जाएगा
अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या होगा? अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तो इसको देखिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाती है। उदाहरण जैसे आपको मैं बता दूं कि अभी अवतल और उत्तल का हमने दिया था। ठीक है, जैसे ऐसे होगा तो ये क्या होगा, यहाँ से किरण आएगी, यह मुख्य अक्ष आपका हो गया, यहाँ से किरण आएगी इधर चली जाएगी, यहाँ से किरण आएगी इधर चली जाएगी, यहाँ प्रतीत हुई सब किरणें मालूम पड़ती हैं, तो ये आपकी क्या होगी, अभिसारी प्रकाश पुंज होगा। ठीक है, अभिसारी जहाँ पे मतलब कि कोई भी प्रकाश हो, जैसे ये प्रकाश एक ही बिंदु पर मिल रही है, देखो जैसे ये कहीं से प्रकाश आए और एक ही बिंदु पर मिल जाए, क्या हो जाए, एक ही बिंदु पर मिल जाए, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जो उसका समूह होता है उसी को पुंज कहते हैं, आपको पता है, समझ में आई मेरे साथी। अब दूसरा क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज। क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज। क्या है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं आती हुई प्रतीत होती हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाती है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई, जैसे कि यहाँ से ये बिंदु है, यहाँ से आती हुई प्रतीत हो, यहीं से प्रकाश निकल रहा है, जैसे आप सूर्य का प्रकाश जानते हैं, तो ऐसे ही ये क्या हुआ, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। अगला है आपका समांतर पुंज, प्रकाश पुंज। तो समांतर जो समान चलती हैं प्रकाश किरणें, समान दिशा में, ठीक है, ये समान चलेंगी। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो प्रकाश का समांतर पुंज कहते हैं। आशा करता हूँ प्रकाश किरण 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी आपने देख लिया, एक अपसारी, एक अभिसारी और दूसरा समांतर। ठीक है, यही तो आपने देखा, अपसारी और एक अभिसारी और एक समांतर किरणें। यहाँ तक कि मैं आशा करता हूँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है प्रतिबिंब की। तो अब प्रतिबिंब जो है आपका कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में जरा गौर देखिएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया है ऑलरेडी। देखिए, किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अगर आप उदाहरण के लिए ले लीजिए एक चीज़, अपने आप को। ठीक है, आप अपने आप को अंधेरे या प्रकाश में देखते हैं तो यहाँ पे आपकी एक परछाई बनती होगी। ठीक है, जैसे आप दिख रहे हो वैसे आपकी परछाई बनती होगी, वही क्या है, आपका प्रतिबिंब है, परछाई है। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ कहा जा सकता है, क्या प्रतिबिंब कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहाँ तक की बातें समझ में आई, ये तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, पर इतना आपको लिखना रहेगा, अगर आता है तो पेपर में लिखना होगा, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात होती है प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है मेरे साथ ही, प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक होती है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होती है आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरण वास्तव में मिलती हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, वास्तविक किरण, जैसे कि हम आपके सामने खड़े हों, आप मान लीजिए कि आपके घर के सामने या घर के बगल में कोई सुंदर लड़की खड़ी है, तो वो क्या है, आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो वो जो प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा है, जो सूर्य का प्रकाश है वो सबसे पहले उस लड़की पे आ रही है, उसके बाद आपके आंखों पे आ रही है, तो वो आप प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि आपके वास्तव में वो आपके सामने वो खड़ी है तब आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, उदाहरण है आपका। ठीक है, यह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह सदैव कैसा बनता है मेरे साथ, ये हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, जैसे आप आभास कर लीजिए, जैसे आप आंख बंद कर लीजिए। ठीक है, आप आंख बंद कर लीजिए और आभास कीजिए कि एक चुड़ैल आपके सामने से गुजर रही है, तो वो रियलिटी में है नहीं, लेकिन आपको आभास हो रहा है। तो क्या होगा, जब प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह पर्दे पर नहीं, इसको आभासी जो प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है मेरे साथी। और ये प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, तो ये हमेशा सीधा बनता है। आशा करता हूँ कि आपको प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार को समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो यहीं पे आपका टॉपिक समाप्त होता है मेरे साथी। ठीक है, क्या होता है, समाप्त होता है। और उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। आप सभी को नायक बैच में हर साइंस के जितने भी सोल्यूशन है, जितने भी चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर का पूरा बेसिक से बेसिक लेकर हर एक चीज़ की परिभाषाएं, हर एक न्यूमेरिकल, हर एक चीज़ की जितनी मतलब हाई स्कूल के साइंस में आपकी जितनी भी दिक्कतें होंगी, हर एक दिक्कत को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा मेरे साथी। उसके लिए आप सभी को हमारा साथ देना होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।